हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम डॉटरॉन की मैग्नेटिक मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एंड इनफैक्ट क्वाड्रुपल मोमेंट के बारे में डिस्कस कर तो रहा था मैं, बट ये मेरा जो रिकॉर्डर है वो बीच में बंद हो गया था एंड इसीलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट क्या बोलते हैं इसको, मैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट को मैं किसी और वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। बट आज का वीडियो होने वाला होगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक भी है एंड आई डोंट वांट टू इंक्लूड दिस, क्या नाम है इसका, क्वाड्रुपल मोमेंट इन दिस बाइंडिंग एनर्जी थिंग। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस डिस्कशन। तो बाइंडिंग एनर्जी पे हम बात करेंगे आज। ठीक है, हो सके तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। एंड बच्चा हुआ टॉपिक कल कवर करेंगे, ठीक है, कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैंने सोचा है कि यार वीडियोस को थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंटली लेके आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास फ्री टाइम है, मेरे सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। तो इसीलिए अभी मेरे पास बहुत फ्री टाइम है, तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी होता ही क्या है। तो कंसीडर अ न्यूक्लियस। ठीक है, एक न्यूक्लियस है जिसमें जेड प्रोटॉन्स है। जेड प्रोटॉन्स है, टू जैसा लग रहा था ये। ठीक है, जेड प्रोटॉन्स है एंड एन न्यूट्रॉन्स है। टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? जेड प्लस एन। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स की मास कितनी हो जाएगी? ए टाइम्स वन यू। ठीक है, एंड वन यू की वैल्यू होती है 1.667 जितना होता है लगभग लगभग, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये लगभग लगभग इतना होता है। 1.6 मैं उसके बाद भूल गया। ठीक है, तो ये देख लेना तुम लोग, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 होता है। तो टोटल मास ऑफ ये जेड प्रोटॉन्स एंड एन न्यूट्रॉन्स कितना होता है? ए टाइम्स वन यू हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये होता है कि इस न्यूक्लियस में जिसमें जेड प्रोटॉन और एन न्यूट्रॉन है, इसको बाइंड करके रखने के लिए कितनी एनर्जी लगती है ना। इसको हम बोलते हैं क्या? बाइंडिंग एनर्जी। सो हमने पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो में हमने ये देखा है कि न्यूक्लियर फोर्स नाम की एक चीज होती है जो कि मतलब एक्ट करती है न्यूक्लियॉन्स पे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो बाउंड रहता है, एक दूसरे के साथ बना रहता है, जमा रहता है ना। तो ये बाउंडनेस के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इसको बाइंड करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इसका एस्टिमेशन हमें मिलता है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो इसका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है, मैं यहाँ पे तुम लोगों को डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, जैसे कि मतलब वो नहीं होता था, हम छठी सातवीं कक्षा में पढ़ते थे जब, तब ऐसे लिखवा देते थे, ये क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेशन लिखवा देते थे। तो तुम लोगों को भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी required to um, energy required to form a nucleus of Z protons and N neutrons। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस ऑफ Z protons and N neutrons, ठीक है, इनटू इट्स सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली देखो, हमें कैसे पता चलता है कि कितनी एनर्जी से ये बाउंड है। ठीक है, ऐसे नाप तो नहीं सकते, जैसे टेम्परेचर नापते हैं ऐसे हुए, वो थर्मोमीटर तो बना नहीं हुआ है जिसको हम यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर डालेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी मतलब एनर्जी स्टोर्ड है ना, या फिर ये कितनी एनर्जी से बाउंडेड है। तो इसको एस्टिमेट करने का एक ही तरीका है कि तुम ना मतलब इसको बम्बार्ड कर दो किसी प्रोजेक्टाइल से। ठीक है, एंड इसको सेपरेट कर दो जेड, मतलब इसके सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। तो जैसे मान लो कि जेड प्रोटॉन्स था, एन न्यूट्रॉन्स था, है ना, एन न्यूट्रॉन्स था। तो जेड प्रोटॉन्स और एन न्यूट्रॉन्स में इसको स्प्लिट कर दो। तो उस स्प्लिट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी या कितनी एनर्जी से हमें ये बम्बार्ड करना होगा, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये कितनी एनर्जी से बाउंडेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, एंड दूसरा तरीका है, ये जो है ना, ये अपने सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनको एक दूसरे के पास लेके आओ, एक दूसरे के पास लेके आओ एंड एक न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करो। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, मतलब ये जितने भी सारे प्रोटॉन, जेड प्रोटॉन और एन न्यूट्रॉन जो है, वो एक दूसरे के पास आके एक न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है, तो उस न्यूक्लियस को बनाने के लिए तुम्हें कितनी एनर्जी चाहिए होगी, उससे हमें एक एस्टिमेट मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है, एंड इनफैक्ट डेफिनेशन यही होता है बाइंडिंग एनर्जी का, कि एनर्जी
कितनी एनर्जी से बाउंडेड है, एंड इसको हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो स्प्लिट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, एंड दूसरा इसको मतलब साथ में लेके आकर एक न्यूक्लियस बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। वो दोनों सेम है, एंड वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी इनसाइड न्यूक्लियस, या फिर द एनर्जी इन विथ विच दिस न्यूक्लियस इज बाउंडेड, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड इसको अब मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये कैसे हमें मतलब दिखेगा। जैसे मान लो कि ये जो टोटल न्यूक्लियस है किससे बना है, ये जेड प्रोटॉन्स है, ठीक है, जेड प्रोटॉन्स एंड एन न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो टोटल मास नंबर क्या हो जाएगा, जेड प्लस एन। जो टोटल मास नंबर का क्या बोलते हैं, टोटल मास ऑफ दिस न्यूक्लियॉन्स कितनी हो जाएगी, जेड प्लस एन इंटू वन यू। एंड वन यू की वैल्यू कितनी होती है, लगभग लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻²7। तो टोटल न्यूक्लियस का मास इक्वल होना चाहिए था जेड प्लस एन इंटू वन यू के बराबर, और ए इंटू वन यू के बराबर होना चाहिए था, है ना। बट एक्चुअली में क्या होता है कि टोटल टोटल मास जो है ना, ये इससे थोड़ा सा कम होता है। मतलब टोटल न्यूक्लियस जो है, मतलब मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ए एक्स जेड, ठीक है, ए एक्स जेड है। अब इसकी जो मास है, मास ऑफ ए एक्स जेड इज लेस देन मास ऑफ z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मतलब ये जो टोटल न्यूक्लियस है जो कि z टाइम्स z प्रोटॉन्स और n न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है, इसकी मास कम है एज कंपेयर टू मतलब मास ऑफ z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। होना तो यही चाहिए था। जैसे कि अब एग्जांपल तुम्हें अगर दूं, तो मान लो कि एक बॉल है, ठीक है, जिसको कैसे बनाया गया है, जिसको बनाया गया है मार्बल्स से, ठीक है। मान लो तुमने 8 मार्बल्स यूज करके इस बॉल को बनाया है, ठीक है। तो 8 मार्बल्स को पिघलाया है तुमने, एंड इसको पिघला के तुमने एक बड़ा सा बॉल बना दिया है, ठीक है। एक 8 आयरन के मार्बल्स को तुमने पिघला के एक बॉल बना दिया है। तो होना ये चाहिए था मास कंजर्वेशन से कि ये जो 8 जो मार्बल्स है इसके मास और इसका मास बराबर होना चाहिए था, है ना। तो ये हमने क्लासिकली मतलब देखा है, ठीक है, कि मतलब ऐसा होना चाहिए था कि मतलब 8 मार्बल्स के मास और ये जो टोटल जो तुमने बॉल बनाया बड़ा वाला, इसका मास बराबर होना चाहिए था। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता न्यूक्लियाई के केस में, ठीक है। 8 न्यूक्लियाई का मास बड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ये जो पूरा का पूरा न्यूक्लियाई बना हुआ है, ठीक है। 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन जो भी सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उसके मास ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इससे जो न्यूक्लियस बनता है उसका। ये क्यों होता है, क्योंकि इनको बाइंड करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होती है, एंड ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ये मास डिफेक्ट से आता है। इन दोनों के मास में जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से हमारा बाइंडिंग एनर्जी आता है, ठीक है। सो बेसिकली हम मास डिफेक्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एम जो होता है वो होता है जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ए एक्स जेड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, मास ऑफ मास डिफेक्ट, ठीक है। मतलब इन दोनों के मास में जो डिफरेंस है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। एंड आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्विवेलेंस प्रिंसिपल से हमें क्या पता चलता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि एनर्जी एंड मास आर दी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ सेम थिंग, है ना। तो एनर्जी एंड मास सेम ही चीज है, बस उनका दो अलग अलग स्वरूप है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो फिर इसका ये मतलब हो सकता है कि जो एनर्जी है तुम्हारा, जो बाइंडिंग एनर्जी है, वो इसी मास डिफेक्ट से आ रहा होगा। जो डिफरेंस इन मास है वो कहाँ कहाँ जाएगा, एनर्जी में ही तो कन्वर्ट होगा, है ना। हवा में उड़ के तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए डेल्टा एम सी स्क्वायर जो होगा वो होगा तुम्हारा क्या, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बाइंडिंग एनर्जी होता है इक्वल टू जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ए एक्स जेड, ठीक है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों याद कर लेना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज को याद कर लेना, ठीक है। एंड अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा और ब्यूटीफुली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो एम ए एक्स जेड है ना, ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है, मास ऑफ न्यूक्लियस।
अब हमें जनरली क्या होता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि इजीली अवेलेबल है मास ऑफ एटॉम। तो मास ऑफ एटॉम अगर हम इस मतलब पूरे के पूरे इक्वेशन में सारी के सारी चीजों को मास ऑफ एटॉम के टर्म्स में लिखने की कोशिश करें एंड लिखने में सक्षम हो पाए, तो फिर हमारा ये इक्वेशन जो होगा ना बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। नहीं तो क्या होगा कि नहीं तो हमें मतलब ये एम ए एक्स जेड कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस को कैलकुलेट करने में हमें थोड़ा मतलब ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो जो कि हम चाहते नहीं, क्योंकि फिजिसिस्ट है हम। फिजिसिस्ट क्या करते हैं कि काम कोई भी काम को सबसे ज्यादा इजीली कैसे कर सके उसका तरीका ढूंढते हैं, है ना। तो हम अभी यही करने वाले होंगे। तो इसको ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ए एक्स जेड माइनस z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अभी हटा देता हूँ, z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि एक एटम में z प्रोटॉन्स के साथ साथ z इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ए एक्स जेड प्लस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक ही चीज करनी बाकी रह गई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एटॉम के केस में भी क्या होता है कि एटॉम भी एक बाउंड सिस्टम है, एंड एटॉम के केस में भी कुछ बाइंडिंग एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड रहते हैं न्यूक्लियाई से, है ना। तो उसमें भी कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है। सोर्स डिफरेंट है ऑब्वियसली, मतलब न्यूक्लियाई के केस में बाइंडिंग एनर्जी किसके किसकी वजह से आता है, न्यूक्लियाई के केस में बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से आता है ना। बट इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स की वजह से आता है। सोर्स अलग अलग है बट बाइंडिंग एनर्जी होती है एटम में भी, ठीक है। तो तो इसको इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्ट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम चीज करनी पड़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम वो क्या हो जाएगा, जेड, एक काम करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियाई लिख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। मास ऑफ न्यूक्लियाई, जिसको हम एम ए एक्स जेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एम ए एक्स जेड, ये क्या है, ये मास ऑफ न्यूक्लियाई है ना, मास ऑफ न्यूक्लियाई प्लस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस मास ऑफ एटॉमिक ए एक्स जेड, ठीक है। एटॉमिक मास, इसको ना थोड़ा और इसको अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करें, अच्छे से इन द सेंस कि जिससे कंफ्यूजन ना हो। एक काम करते हैं एम एटॉमिक एक्स लिख लेते हैं बस, ठीक है। एम एटॉमिक एक्स लिख लेते हैं, तो इससे ये पता चलेगा कि ये जो है ये हमारा एटॉमिक मास है, ठीक है। ये एटॉमिक मास है, सेम चीज की है हमने जैसे न्यूक्लियर के केस में किया था, z टाइम्स एम पी प्लस एन टाइम्स एम एन माइनस एम ऑफ ए एक्स जेड है, ठीक है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब टोटल सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मास माइनस जो ये मास है, एंड यहाँ पे आई थिंक मैंने सी स्क्वायर डालना भूल गया था, क्योंकि ऑब्वियसली थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है, एंड थियोरेटिकल फिजिसिस्ट सी स्क्वायर को ना जेब में डाल के चलते हैं, सी स्क्वायर को वन मान के चलते हैं, ठीक है। नेचुरल यूनिट्स में सी स्क्वायर को वन लेके चलते हैं, तो इसलिए सी स्क्वायर में हम बॉदर नहीं करते कि सी स्क्वायर डालो या ना डालो, एंड एच कट को भी, एच कट का भी ऐसा ही है, एच कट और सी को वन लेके चलते हैं ना नेचुरल यूनिट्स, सी को वन लेके चलता हूँ। तो इसीलिए एच कट और सी को ना हम भूल ही जाते हैं, तो इसीलिए मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभार ये सी स्क्वायर डालना ना। एनीवेज, हाँ जी, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी होगा यहाँ पे भी सेम सी स्क्वायर डालना पड़ेगा, ठीक है। सेम एटॉमिक के केस में भी वही है, जो प्रोटॉन्स मतलब जितने न्यूक्लियस का मास होगा, ठीक है, प्लस जितना जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर प्लस न्यूक्लियर में जितने सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका नंबर, माइनस एटॉमिक मास करोगे तो तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक मिल जाएगा, है ना। अब हमें क्या चाहिए, ये एटॉमिक मास चाहिए जिस जो कि हमारे पास रेडिली अवेलेबल है, एटॉमिक फिजिसिस्ट ने ये निकाल के रखा है, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक, एटॉमिक डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या, मास ऑफ ए एक्स जेड, ठीक है। मैं ये कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ जहां पे एम ए एक्स जेड जो होगा वो न्यूक्लियर मास होगा, ठीक है, प्लस जेड एम ई, ठीक है। एक और काम करो, माइनस इसको ना इधर लेके आओ,
माइनस मास ऑफ ए एक्स जेड प्लस जेड एम ई इज इक्वल्स टू, ओके थोड़ा साइन थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, तो एक काम करो, यहाँ पे माइनस लिखो, यहाँ पे प्लस लिखो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एम एटॉमिक एक्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, एम एटॉमिक एक्स को सेपरेट कर दिया, एम एटॉमिक एक्स को किसके टर्म्स में लिख दिया है, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिख दिया है, एंड ये मास ऑफ दिस इसके टर्म्स में लिख दिया है ना। एंड इसको ऑब्वियसली हम उस तरफ लेके जा सकते हैं, इसको उस तरफ अगर हम लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारा, एम एटॉमिक एम ऑफ ए एक्स जेड प्लस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा एम एटॉमिक एक्स प्लस बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा टोटल, ये आ जाएगा तुम्हारा जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस इसके बदले में तुम लिखोगे एम एटॉमिक एक्स, एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखोगे, प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक, प्लस एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दोगे। एंड अब तुम क्या करो, एंड होल मल्टीप्लीकेशन में सी स्क्वायर है, ये भूलना नहीं, ठीक है। टोटली मल्टीप्लाइड है तुम्हारा ये सी स्क्वायर से, ठीक है, यहाँ पे भी सी स्क्वायर आएगा। ओके, सो अब क्या होगा कि अब इस सी स्क्वायर को उधर लेके जाओ, एंड ये बाइंडिंग एनर्जी को भी उधर लेके जाओ, तो टोटल तुम्हारा क्या बन जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक प्लस बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर इज इक्वल्स टू जेड टाइम्स एमपी प्लस एन टाइम्स एम एन माइनस मास एटॉमिक एम एटॉमिक ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया बेसिकली, हमने होल इक्वेशन को न्यूक्लियर मास के बदले में एटॉमिक मास के टर्म्स में हम लेके आए हैं इस चीज को, क्योंकि एटॉमिक मास हमारे पास रेडिली अवेलेबल है, तो एटॉमिक मास के डेटाज है हमारे पास डायरेक्ट, ठीक है, बट न्यूक्लियर मासेस के डेटाज हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए हम इसको एटॉमिक मास मासेस के फॉर्म में लिखते हैं, ताकि जो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन है वो इजी हो सके, ठीक है। एंड सिमिलर चीज हम इसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम हाइड्रोजन एटम के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो सिमिलर कैलकुलेशन अगर तुम करो, जो कि तुम्हारा होमवर्क है, तुम खुद भी कुछ ना कुछ करना सीखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है, होमवर्क, ठीक है, इस चीज को जेड टाइम्स एमपी को मास ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को रिजल्ट बता देता हूँ। सो टोटल रिजल्ट होगा तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक प्लस बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू Z times mass of hydrogen plus N times mass of neutron minus atomic mass of X times C square। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया है, एटॉमिक मास ऑफ, ये भी एटॉमिक मास ही है, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1h1 एंड एटॉमिक मास ऑफ एक्स के टर्म्स में हमने ये सारी चीजें लिख ली है, ठीक है। एंड अब क्या होगा, ठीक है, ये सब तो हो गया, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में हमने लिख लिया, एंड ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, कभी कभार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये डायरेक्ट आ जाता है इस चीज से, ठीक है। तो हम ये क्या कर सकते हैं कि देखो, बाइंडिंग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों को हम जनरली क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम जनरली नेग्लेक्ट करते हैं, एंड हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू Z टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस N टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस एटॉमिक मास ऑफ X टाइम्स C स्क्वायर, ठीक है, ये हम लिख देते हैं। तो ये तुम्हारा शॉर्टकट या फिर मतलब छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको तुम्हें याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑब्वियसली ये भी पूछेंगे कि मतलब
न्यूक्लियस न्यूक्लियस के टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी है उनको सारे बाइंडिंग एनर्जीज एंड सारे एटॉमिक मासेस के टर्म्स में पूछ लेते हैं। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हम इन दोनों को जनरली इग्नोर करते हैं, ये इनकी वैल्यूज बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के उसमें, ठीक है। एंड एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो होती है फ्यू टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के करस्पॉन्डिंग। एंड हाइड्रोजन का तो और भी ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को जस्ट इसके टर्म्स, इसके फॉर्मूले में, इसके इसके फॉर्म में, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो तुम्हें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस। बट ये फॉर्मूले ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये फॉर्मूले से तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। एंड जब क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ये नहीं करना है अनलेस बता रखा हो, अनलेस बोल रखा हो कि एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी का भी यूज करो, तुम्हें ये फॉर्मूले यूज नहीं करने, ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है छोटा सा, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारी बाइंडिंग एनर्जी की बातें, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया इसका फॉर्म क्या होता है, कैसा होता है ना। अब हम करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की का फॉर्मूले का डिस्कशन, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट करती है किसके, न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए कितना ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, टोटल न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर के मास नंबर होना चाहिए, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियंस होंगे, ठीक है, जितनी ज्यादा न्यूक्लियंस होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होनी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होगी, है ना। क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उनको बाउंड करने के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, या फिर मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने वो डिस्कस नहीं किया, बट इट डिपेंड्स अपॉन ए, डिपेंड्स अपॉन ए। एंड किस तरीके से डिपेंड करता है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस एज ए इंक्रीज, ठीक है। तो जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब एक एस्टिमेशन मतलब हम निकाल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक एवरेज बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा। ए वी, एक सेकंड यार, इंग्लिश भी मेरी कमजोर होती जा रही है जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पास ए न्यूक्लियंस है, अब ए न्यूक्लियंस के लिए मान लो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, अ, मान लो कि बाइंडिंग एनर्जी है बी, ठीक है। सो फॉर ए न्यूक्लियंस द बाइंडिंग एनर्जी इज बी, ठीक है। तो बी बाई ए करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू वन न्यूक्लियन मिल जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से बी बाई ए जो है या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। पर न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन कितना बाइंडिंग एनर्जी फेस कर रहा है या फिर एक न्यूक्लियन को बाउंड करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होता है, तो इसका रफ एस्टिमेशन हम निकाल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, ठीक है। अब जिसको समझ में नहीं आया ये चीज मैं तुम लोग को एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास तुमने 100 रुपए, तुम्हारे पास 100 रुपए है, 100 रुपए से तुम गए बाजार, ठीक है, आम खरीदे। 100 रुपए के तुम्हें कितने आम दिए, मान लो कि 12 दे दिए, वैसे नहीं देते 100 रुपए के 12 आम, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 100 रुपए के अगर 12 आम दिए तो एक आम का कितना हो जाएगा, 100/12 हो जाएगा कीमत, है ना। 100/12 कितना हो जाएगा, 50/6 और 25/3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, है ना। 8 3 जा 20, 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा शायद। तो ठीक है, तो 8 रुपए का एक आम मिल रहा है जो कि ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है आज के डेट में, ठीक है। बट हाँ, तो इससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि एक आम का कीमत कितनी है, ठीक है। तो अगली बार से तुम अगर 200 रुपए लेके जाओगे तो तुम्हें आइडिया होगा कि कितने आम खरीदा जा सकता है उससे, है ना। तो यहाँ भी सेम चीज हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ये हमें एक एवरेज एस्टिमेशन देता है कि एक एक जो न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस में बना के रखने के लिए, न्यूक्लियस में ऐसे जोड़ के रखने के लिए, चिपका के रखने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, वो उसका एक रफ एस्टिमेशन देता है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ये सिग्निफिकेंस होता है। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ की मैं बात करूं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। मेरा ड्राइंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अभी मैं बोल देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। मुझे क्या बोलते हैं, पैब्लो पिकासो के मतलब सेकंड जो है वो रखा जाता है ड्राइंग में।
तो इस ड्राइंग से तुम लोग हैरान मत हो जाना, ठीक है। एंड समझ जाना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतनी अच्छी ड्राइंग में तुम लोगों को क्या पता समझ में ना आए, ठीक है। तो हाँ जी, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। कुछ पीक्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मोटा मोटी ये कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसका पीक होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, वो आता है ए इज इक्वल टू 56 के करस्पॉन्डिंग। एंड ए इज इक्वल टू 56 में तुम देखोगे तो वो हो जाएगा आयरन, ठीक है। ए इज इक्वल टू 56 आयरन के करस्पॉन्डिंग एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो मैक्सिमम चला जाता है। इसकी पीक वैल्यू ए इज इक्वल टू 56 पे आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली एंड इसका वैल्यू होता है मोटा मोटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की जो वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो अभी तक मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब कितना, मैंने देखा नहीं है। बट इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेंस ऑफ एमईवी होती है, ठीक है। 10 एमईवी होती है ऑफ द ऑर्डर, लाइक 5 एमईवी, 7 एमईवी, 8 एमईवी। तो एवरेज वैल्यू जो होती है, ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग लगभग 8 एमईवी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। 8 एमईवी इसकी वैल्यू होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी की पर न्यूक्लियन की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 8 एमईवी होती है। उससे कम वाले जो न्यूक्लियाई है, इसकी वैल्यू होती है कितनी, मतलब 1 2 3 4 ऐसे छोटा छोटा कम होता ही जाता है इसका, ठीक है। बट एवरेज जो यहाँ पे ये जो लाई करता है ना, ये होता है 7 5 to 8 एमईवी होता है इसकी एनर्जी, ठीक है। 5 to 8 एमईवी ये एवरेज एनर्जी जो होती है, ये इतनी होती है ना। चलो, ये अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई का कर्व हो गया। अब इस कर्व से हमें क्या समझ में आता है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हर एक न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहेगा, है ना। एंड स्टेबिलिटी अगर वो अटेन करना चाहेगा तो वो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई पर न्यूक्लियन में जाना चाहेगा, है ना। क्योंकि हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि एक न्यूक्लियाई के पास बहुत ज्यादा एनर्जी चली जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हर एक न्यूक्लियाई जो है वो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहेगा। तो इस तरफ वाले जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, इस तरफ वाले न्यूक्लियाई जो है वो क्या करेंगे, वो फिशन रिएक्शन करेंगे। फिशन रिएक्शन इन द सेंस कि वो स्पॉन्टेनियसली डिके हो जाएंगे दो न्यूक्लियाई पे, ठीक है, या फिर वो स्प्लिट हो जाएंगे दो न्यूक्लियाई पे, ताकि उनका मास नंबर जो है वो घट जाए, ठीक है। पहले ये मास नंबर था इनका, ये दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है, ताकि इनका मास नंबर घट जाए। एंड घट के ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने की कोशिश करें, या फिर अच्छे मतलब हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई वाले कॉन्फ़िगरेशन में अटेंड कर पाए, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा होता है छोटे न्यूक्लियाई के साथ। तो बेसिकली बड़े न्यूक्लियाई क्या करते हैं, बिग न्यूक्लियाई या फिर हैवी न्यूक्लियाई लिख देता हूँ, ठीक है। सो हैवी न्यूक्लियाई जो है, हैवी न्यूक्लियाई क्या करते हैं, वो लोग स्प्लिट हो जाते हैं दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई में। एंड देन वो अपनी मास नंबर को कम करते हैं, एंड देन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अटेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट लाइट न्यूक्लियाई क्या करते हैं, लाइट न्यूक्लियाई अगर स्प्लिट हो गए तो उनका तो और भी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट जाएगा, तो और भी ज्यादा अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे, है ना। बट ये लाइट न्यूक्लियाई क्या करते हैं, लाइट न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं, एंड देन हाई बाइंडिंग एनर्जी में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो अब ये दोनों अगर फ्यूज हो गए तो इनकी क्या इनका मास नंबर बढ़ जाएगा, एंड अगर इनका मास नंबर बढ़ गया तो इनका बाइंडिंग एनर्जी जो है ये भी बढ़ जाएगा। एंड हेंस ये अच्छे मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। बट ऑब्वियसली इसको परफॉर्म करने के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनको कूलम्ब बैरियर को भी तोड़ना पड़ेगा, है ना। एंड कूलम्ब बैरियर को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी दो न्यूक्लियॉन्स को, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी से इनको एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दूर नहीं लगता है, हाई डिस्टेंसेस पे नहीं लगता है, ये बहुत कम डिस्टेंसेस पे लगता है। एंड इसीलिए इनको अगर बहुत ही ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी से एक दूसरे के पास आते हैं, तब जाके ये बहुत छोटे डिस्टेंसेस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे मतलब फेम्टोमीटर के रेंज में पहुंच जाएंगे, ठीक है। नहीं तो फेम्टोमीटर में आने से पहले ही कूलम्ब रिपल्सन इतना डोमिनेंट हो जाएगा
कि ये एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, है ना। एंड अगर एक दूसरे को ये रिपेल करने लग गए, देन क्या होगा कि मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। एंड तो इसीलिए क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई या सब्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई है, इनको फ्यूजन करने के लिए एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। एंड हेंस एक दूसरे के पास आने के लिए इनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, है ना। इसीलिए स्पॉन्टेनियस फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस फ्यूजन रिएक्शन जो है, फ्यूजन रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली टेनियसली पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई हाई टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर रीजन तुम्हारे पास हो, या फिर हाई काइनेटिक एनर्जी से वो लोग मतलब न्यूक्लिया जो है एक दूसरे के पास आ सके, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग 3/2 एन केवीटी होता है ना। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था। तो जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, सॉरी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। एंड जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना पास वो आ पाएंगे। तो एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी पे जब वो फेम्टोमीटर्स के रेंज में आप पहुंचेंगे, देन अपने आप ये ग्राफ की वजह से वो लोग मतलब क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे एंड फ्यूज करके एक नया न्यूक्लियाई बनाएंगे, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज भी होगा, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे हमारा सन काम करता है, जहां पे जो हमारा हाइड्रोजन है वो फ्यूज करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे 1H1 प्लस 1H1 ये हो जाता है 2He समथिंग पे, ठीक है, ऐसा होता है। एंड डॉट्रॉन पे भी ये हो जाता है, लाइक 1H1 प्लस 1H1 जो डॉट्रॉन एंड एक सम न्यूट्रॉन वगैरह कुछ ऐसा निकलता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो ये मतलब मेरे बोलने का ये मतलब था कि सन में भी ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। एंड क्यों होता है, सन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है एंड काइनेटिक एनर्जी इसका सफिशिएंटली हाई होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के बहुत पास आ सकते हैं। एंड पार्टिकल्स अगर बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे तो अपने आप मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये हाई स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये लोग कंबाइन करेंगे और दूसरा बड़ा मास नंबर वाला पार्टिकल बनाएंगे। एंड जब बड़ा मास नंबर वाला पार्टिकल बनाएंगे तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। एंड देन स्पॉन्टेनियसली वो एनर्जी एमिट करेंगे, जो कि हमारा सन जो है वो रेडिएट करता है एनर्जी, है ना। सन में भी मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। एंड सन में इसलिए होता है क्योंकि सन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, इसीलिए ये हो जाता है। बाकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को होने के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म चाहिए नहीं होता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को होने के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं चाहिए होता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली हो भी सकता है। एंड इनफैक्ट न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो स्पॉन्टेनियसली भी फिशन हो सकता है कि मतलब अपने आप ही तुम्हें मतलब तुम स्प्लिट कर सकते हो एक दूसरे को, है ना। मतलब दो एक न्यूक्लियस जो है वो अपने आप ही स्प्लिट हो सकता है दो छोटे न्यूक्लियाई में, है ना। बट तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, तुम फोर्स्ड फिशन भी करा सकते हो। फोर्स्ड फिशन मतलब एक न्यूक्लियर मान लो यूरेनियम के साथ ज्यादातर करते हैं हम, ठीक है। यूरेनियम में मैं तुमने तुमने एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया यहाँ पे, ठीक है। तो एक हाई सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, तो न्यूट्रॉन ये यूरेनियम जो होगा ये स्प्लिट हो जाएगा दो फ्रेगमेंट्स में। शायद बेरियम और समथिंग पे, बेरियम बोल रहा हूँ, आई थिंक कुछ होता है, बेरियम एंड क्रिप्टॉन ही होता है कुछ, ठीक है। इन पे मतलब स्प्लिट हो जाता है। एंड स्प्लिट होने के बाद तीन और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड तीन और न्यूट्रॉन जब प्रोड्यूस करता है तो ये तीन न्यूट्रॉन और तीन यूरेनियम के एटम्स को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। एंड इससे तीन और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो टोटल एक चेन रिएक्शन सा बन जाता है, ठीक है। एक चेन रिएक्शन सा बन जाता है जो कि हमारा बेसिस है किसका, न्यूक्लियर बॉम्ब का बेसिस ही यही है कि मतलब एक न्यूट्रॉन से देखो कितनी तबाही हो सकती है। एक न्यूट्रॉन से तीन न्यूट्रॉन बने, तीन से नौ, फिर नौ से 27, ठीक है। थ्री का इंटीजर मल्टीपल होगा, मतलब थ्री के पावर्स में होगा, एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ईच स्टेज पे एन बढ़ती रहेगी। सो पहले थ्री था, फिर थ्री स्क्वायर हो जाएगा, फिर थ्री क्यूब हो जाएगा, फिर थ्री फोर हो जाएगा, फिर थ्री फाइव हो जाएगा, है ना। ऐसे करते करते नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ करते हैं ये लोग, लाइक यहाँ पे कैडमियम रॉड्स वगैरह का यूज करते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर्स का यूज करते हैं, हैवी वाटर्स का भी यूज करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि एक ही न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट कर सके। इसकी मल्टीप्लिसिटी जो है ना, ये थ्री जो है, इसको घटा के हम एक ही कर देते हैं। तो अब अगर कैडमियम रॉड्स वगैरह का यूज कर दिया तो क्या होगा, मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमने कोई न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर का यूज किया है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर का अगर हम यूज करेंगे तो ये जो स्प्लिट होगा,
ये किसमें होगा, दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट होगा। एंड जनरली ये दो न्यूक्लियाई जो होते हैं ना वो मतलब फिर से स्प्लिट नहीं होते हैं किसी न्यूक्लियाई में, ठीक है। तो इससे तीन न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे, ठीक है, और वो भी हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे। अब हमने अगर न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर का यूज किया एंड इन दो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, हमने इन दो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या होगा कि ये फिर सिर्फ एक ही यूरेनियम को ट्रिगर कर पाएगा। एंड इससे भी तीन और निकलेंगे न्यूट्रॉन्स। अब इससे भी मतलब इसमें भी हमने कैडमियम कैडमियम रॉड वगैरह यूज करके न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करा लिया, तो इसमें भी सिर्फ हमने एक ही रखा है, ठीक है, तो फिर से सिर्फ एक ही यूरेनियम को ट्रिगर कर पाएगा। एंड देन ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो इसमें कंट्रोल्ड वे में एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसमें अनकंट्रोल वे में एनर्जी निकलती है, मतलब अनकंट्रोलेबल निकलती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती रहती है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ये कंट्रोल वे में एनर्जी निकल रही है, तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन, ठीक है। एंड ये सब चीजें मतलब ये जो कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। बहुत सारे जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस पे काम करते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जनरली इस पे ही फोकस करती है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वगैरह हो गया है ना, वो इस चीज पे बहुत ज्यादा काम करती है ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस कर सके, ठीक है। अभी तो नया ये भी आया है ना, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है इंडिया, लाइक शांतिया करके कुछ ऐसा था, एक्ट था, जिसकी वजह से हम सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऐसा करके कुछ था। तो इसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत ज्यादा, इस एक्ट की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत ज्यादा अभी बढ़ावा देखने को मिलेगा। एंड जो न्यूक्लियर सेक्टर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ने का संभावना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये था कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियन है, ये हमारा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये हमें बताता है कि बेसिकली फ्यूजन और फिशन रिएक्शन क्यों होता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक है। एंड देन उसके बाद सेल मॉडल वगैरह करेंगे, क्योंकि अभी मैं अगर शुरू करूँ ना लिक्विड ड्रॉप मॉडल तो बहुत लंबा जाएगा, लिटरली बता रहा हूँ 2 घंटे की वीडियो जाएगी, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए बाय बाय।